हम के 7 बज रहे हैं न्यूज 24 पर। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश की सियासत पर छाए असहनशीलता के मुद्दे पर आज बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। सोनिया और राहुल गांधी मोदी सरकार की शिकायत राष्ट्रपति से करने गए तो पीएम ने बिहार में कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मोदी ने कहा 84 में सिखों का नरसंहार करवाने वाले हमें असहिष्णुता पर लेक्चर न दें। जवाब में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा मोदी ने न तो 2002 में राजधर्म निभाया और ना ही अब यानी 2015 में निभा रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, 84 दंगे के मुद्दे से मोदी ने क्या कांग्रेस को फंसा दिया है? कांग्रेस को असहिष्णु बताकर क्या अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं मोदी? और असहिष्णुता के नाम पर आखिर ढोंग कौन कर रहा है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी आज की रिपोर्ट। और लोकतंत्र का पर्व चुनाव के द्वारा लोकतंत्र को ताकतवर देना बनाता है। असहिष्णुता के आरोप ने बीजेपी को किस कदर बेचैन कर दिया है, इसका अंदाजा आज प्रधानमंत्री मोदी की पूर्णिया रैली में साफ लगा। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि 84 में सिखों का कत्लेआम कराने वाले असहिष्णुता पर भाषण न दें। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। अब सवाल यह है, बीच बिहार चुनाव मोदी को 84 के दंगों की याद क्यों आई? दरअसल दादरी कांड और कलबुर्गी की हत्या के विरोध में दर्जनों लेखक, फिल्मकार और वैज्ञानिक अपने पुरस्कार लौटा चुके हैं, जिसका आरोप मोदी सरकार के कामकाज पर लगा है। उधर इसके उलट बीजेपी इन सब के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट की साजिश बता रही है। वाजपेयी जी का 2002 का संदेश नहीं बताए, जब इनको राजधर्म का पालन करने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और इन्होंने उस राजधर्म का पालन नहीं किया था। कांग्रेस टॉकिंग अबाउट इंटॉलरेंस इज द जोक ऑफ दिस सेंचुरी। असहिष्णुता पर सियासी जंग छिड़ी है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को ज्यादा असहिष्णु बताने में जुटे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव के अंतिम प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस को 84 दंगे की याद दिलाने का क्या मतलब है? कहीं पीएम मोदी कांग्रेस को असहिष्णु बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचना तो नहीं चाहते? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, 84 दंगे के मुद्दे से क्या मोदी ने कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है? कांग्रेस को असहिष्णु बताकर क्या खुद अपनी जिम्मेदारी से मोदी बचना चाह रहे हैं? और असहिष्णुता के नाम पर आखिर ढोंग कौन कर रहा है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा है। सबसे बड़ा सवाल में कांग्रेस की तरफ से पीएल पूनिया साहब हैं, जेडीयू से पवन वर्मा है और मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल से। आप सभी का स्वागत है। पूनिया साहब, पहले आप जवाब दीजिए। पूनिया साहब, आज मोदी जी ने साफ साफ कहा कि सिखों का कत्लेआम करवाने वाले हमें सहनशीलता पर, असहिष्णुता पर या इंटॉलरेंस पर लेक्चर ना दें। कह रहे हैं 1984 का 2 नवंबर याद कर लीजिए, आज ही की तारीख थी। इंदिरा गांधी की हत्या 1 दिन पहले हुई थी, 2 दिन पहले। उसके बाद क्या कत्लेआम हुआ था और आज आप भाषण दे रहे हैं डूब मरिए। इस तरह की भाषा मोदी जी ने इस्तेमाल की है। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे हैं। चुनावी सभाओं में, चाहे लोकसभा चुनाव से पहले या उसके बाद, क्या क्या भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं, वो बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है। देश में आज माहौल बना है, देश में माहौल बना है कि किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से सरकार के पार्टी से जुड़े हुए अंग बिहेव कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अक्सर जो कहा जाता है कि ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, जो दिल्ली में हुआ वो खेदजनक है, निंदनीय है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता और हमने हमेशा उसकी निंदा की है और माफी मांगी है। और जहां तक इसका सवाल है, आज जो भाषण दिया है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जो घिरे हुए हैं, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हार है उससे बौखलाए हुए एक वो भाषण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कहा कि चुनाव से पहले
कि जो अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे मुसलमान। आप अभी कहते हैं कि जिसको बीफ खाना है तो पाकिस्तान जाए, और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मुस्लिम हिंदुस्तान में रह सकते हैं अगर वो बीफ छोड़ दें। पुनिया साहब, इस तरह की भाषा पुनिया साहब कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, पुनिया साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल एक सेकेंड, सवाल ये नहीं है कि कौन भाषा बोल रहा है। सवाल ये है कि उनको रोकने का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिससे उम्मीद करता है देश, उनकी तरफ से कोई सही नहीं हो रहा। वो बात में ट्वीट करते हैं, जन्मदिन के ऊपर ट्वीट करते हैं, लेकिन इन मुद्दों पे जब दलितों को कुत्ते की संज्ञा दी जाती है, अच्छा पुनिया साहब, पुनिया साहब, पुनिया साहब, पुनिया साहब, पुनिया साहब, पुनिया साहब, वापस मुद्दे पे ला रहा हूं मैं आपको। अब मैं समझ रहा हूं, कोई नहीं बोलता। मैं समझ रहा हूं आप चौतरफा घेरना चाह रहे हैं संबित पात्रा को, लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आज आनंद शर्मा ने मोदी जी की इस बात का जवाब दिया तो वो बोले जरा 2002 को भी याद कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, ये दंगा वर्सेस दंगा कैसे शुरू हो गया अचानक। मोदी जी कह रहे हैं 84 याद करो, आप कह रहे हैं 2002 याद करो, तो तुम्हारा दंगा मेरे दंगे से साफ कैसे, ये राजनीति कैसे शुरू हो गई? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। साफ बात है कि आज जो बिहार में चुनाव जो बयान दिया है वो केवल और केवल चुनावी एक भाषण है, और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। देखो, और ये क्यों उनके करना पड़ा, जिस तरह से चारों तरफ से घिरे हैं, चारों तरफ से आलोचना हो रही है। आप मुझे कहेंगे कि आप तो कांग्रेसी, आप आलोचना करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी बार चौथी बार कह चुके हैं। आपके जो इंग्लैंड में है मेघनाथ देसाई, वो उसके बारे में कह चुके हैं। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, नारायण मूर्ति हैं जो इन्फोसिस के, वो कह चुके हैं। यहाँ तक आप देखिए, अब आप 84 पे बोलने से बचते हैं, आप आज पे आ जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं पुनिया साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि क्या आप बैकफुट पर नहीं आ गए? 84 दंगों की आपकी दुखती रगे सब जानते हैं, मोदी जी ने आज वो पकड़ ली है। नहीं, इसमें कौन सी दुखती रगे की बात है भाई? इसमें हमने किसी का बचाव नहीं किया। अब गुजरात में जो हुआ, वो जिस तरह से अब सामने आ रहा है कि लोगों को जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम किया है, जगह जगह बचाने किया। हमने किसी को बचाने के नाम नहीं किया। जो उसमें दोषी था, अच्छा ये तो मत कहिए, चलिए ये तो मत कहिए किसी को बचाया नहीं, ये तो मत कहिए किसी को बचाया नहीं, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एचपीएल भगत लगातार कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर थे। चलिए ठीक है, लेकिन एक पॉइंट जरूर है, एक पॉइंट जरूर है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, एक पॉइंट जरूर है। क्या 84 दंगे का मुद्दा उठा के संबित पात्रा, आज का जो इंटॉलरेंस का पूरा माहौल बना हुआ है जिसके खिलाफ इतने सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या 84 दंगे याद दिलाकर आज की जिम्मेदारी से मोदी बचना चाह रहे हैं अपनी? नंबर 1, पहली बात तो है कि 84 के विषय में आज याद करना एक पर्सपेक्टिव में है। आज 2 नवंबर है जैसा कि आपने पहले भी बोला, और आज का दिन ही 31 ईयर्स एगो आज का दिन वो दिन था जहां सबसे ज्यादा कत्लेआम सिखों का सड़कों पर हुआ, कैपिटल और कैपिटल के आसपास के क्षेत्र में। ऐसे में मैं भी आपके शो में सर झुकाकर पहले नमन करता हूं उन आत्माओं को जो हमें छोड़कर चले गए, और जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई इसकी निंदा करता हूं, इसकी भत्सना करता हूं। वो परिवार आज भी रात को चैन से सो नहीं पाते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवाया है। ऐसे में जब टॉलरेंस का पाठ, आप बताइए, जो अंग्रेजी में कहावत है, लुक हु इज राइटिंग द स्क्रिप्चर्स, जिन लोगों ने दंगे किए, जिन लोगों ने प्रोग्राम रच के, जिन लोगों ने षड्यंत्र रच के लोगों को मारा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसा जिन लोगों ने कहा, आज जब वो ढोंग और पाखंड कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको आईना दिखाना ये हमारा काम होना चाहिए। आप बताइए, अभी पीएल पुनिया साहब इतने सीनियर हैं, वो कह रहे थे 1984 के दंगों को याद करके कैसी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया। अरे ये भाषा का प्रयोग कहां से बुरा हो गया? आप लगातार देश को बदनाम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह बताते हुए कि न जाने देश में कैसी परिस्थिति हो गई। अरे सुबह उठते ही आप लोग शुरू हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे, देश बिगड़ गया, सब खराब हो गया, ये बदमाश सरकार है। कौन सा सांस घुट रहा है आपको? सुबह उठते ही हमारा गला ढूंढते हैं कि कहां है ये बीजेपी के प्रवक्ता, कहां है प्रधानमंत्री, सबका गला घोंटेंगे। सुबह उठते ही ये शुरू हो जाता है आंदोलन आपका, और आप बोलते हैं कि आपका गला घोंटा जा रहा है।
सांस हमारी बंद करने की कोशिश की जा रही है, सांस हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की लेकिन संबित पात्रा ये तो मत कहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो मत कहिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं ले पा रहे हैं, ये तो आप मत कहिए सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो सारे के सारे उन सबके सब कुछ नंबर 1 है, सब कुछ मैं बता रहा हूं। मैं मानक जी 2 बात बता रहा हूं। एक बात तो आप मेरे से कोरे कागज में, सफेद कागज में लिखवा के एफिडेविट लगवाइए कि 8 नवंबर को 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये सब फड़फड़ाहट जो आप देख रहे हैं कांग्रेस की, वो उसी के कारण हो रही है। एफिडेविट लीजिए मोहर लगवा के। दूसरी बात, देश में माहौल खराब होता तो ये मध्य प्रदेश की जनता, सुनिए, हाँ नहीं, आपकी चिंता में जान पा रहा हूं, मगर देखिए, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, दामन दीव की जनता, लद्दाख की जनता, ये सब जब लोगों ने वोटिंग किया है, उनको पता नहीं जमीन में स्थिति क्या है। अच्छा ठीक है, ऐसे हवा में चलिए ठीक है, ठीक है, ये जान के समझ के वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। पवन वर्मा, आपको भी लग रहा है कि बिहार इलेक्शन को ध्यान में रख के ये पहले 84 का मुद्दा उठाया गया, और जैसा संबित पात्रा भी आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आप लोग भी असहिष्णुता का मुद्दा बिहार इलेक्शन की वजह से ही उठा रहे हैं, आरोप आपके ऊपर है। कांग्रेस और लेफ्ट की सोच वाले सारे लोग हैं, और आप भी उसमें शामिल हैं, जो इसको जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। देश में सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा है मानक जी कि असहिष्णुता का सवाल ये कोई राजनीतिक रणनीति का तो नहीं है, इससे आम लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। अब हम अतीत में जो निंदनीय घटना हुई उनकी तुलना करने बैठ जाएं, इसमें ये देखने के लिए कि स्कोरिंग पॉइंट किसका ज्यादा बड़ा है, और जो मौजूदा हालात हैं जो सबको दिख रही हैं, बीजेपी की एक समस्या हो गई है। मैं एफिडेविट वगैरह की तो बात नहीं करता हूं, पर इतना आपसे कह देता हूं, इनकी हार सुनिश्चित है, और उसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी ने अब आवाम की आवाज सुनना बंद कर दी। नहीं पवन जी, जो आवाम की आवाज सुनना बंद कर दी। एक सेकंड, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। पवन जी, आपने कहा इतिहास की बातों में हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे पवन जी? संबित पात्रा कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, आज ही के दिन 1984 देखिए बरसी है, इसीलिए इसकी बात हो रही है। आपने शायद गौर से मेरी अननेसेसरली इस मुद्दे को नहीं उठाया, शायद गौर से मेरी बात नहीं सुनी। बोलिए पवन वर्मा जी, कांग्रेस आपके साथ है बिहार में, सुन लीजिए। आपने शायद गौर से जो मैंने कहा सुना नहीं। मैंने कहा जो अतीत में निंदनीय घटना हुई है उनकी तुलना में पड़ जाने से मौजूदा हाल बदलेंगे नहीं। 84 भी निंदनीय था, जहां तक मुझे याद है प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर उसके लिए माफी मांगी थी। 2002 की घटना भी एक बहुत बड़ा धब्बा है लोकतंत्र में और हमारे इतिहास में। नहीं, 2002 तो उन दोनों की तुलना करते रह जाइए आप, एक दूसरे पे उंगली उठाते रह धब्बा से अपने आप को अलग क्यों नहीं कर दिया? एक दूसरे पर जरा सा शालीनता बरत लीजिए। आप भी बोल लेंगे, मैं भी बोल लूंगा। अगर मैं खत्म कर लूं बात अपनी, के बारे में पूछ रहा था मैं, वो धब्बा था तो आप इसलिए लोग थे साथ में उस समय, इस पे कोई फायदा नहीं। उसके बाद भी नीतीश जी ने भाषण दिया है, तारीफ की है मोदी जी। अगर संबित जी उत्तेजित ना हो जी तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ना उत्तेजित नहीं है, मैं पूरा, इफ ही डजंट माइंड, उत्तेजित बिल्कुल नहीं, इफ ही डजंट माइंड पूछ रहा था। हाँ चलिए। अच्छा, आप नहीं है पर देश की जनता उत्तेजित है, राष्ट्रपति जी विचलित है। अच्छा। नारायण मूर्ति जो आपके प्रशंसक थे चिंतित हैं, अरुण शौरी क्षुब्ध हैं, सैकड़ों लेखकों, वैज्ञानिकों, फिल्म मेकरों ने अपना इस पर अवार्ड्स वापस किए। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं पवन जी कि किस बात पर चिंतित है। वो कह रहे हैं कौन सा सांस, कौन सी घटना है, जरा बताइए। आपने कोएलिशन वापस क्यों नहीं कर दी? जो माहौल बन रहा है हो रही है, और खास तौर से तो मैं बिहार की बात करना चाहता हूँ। बिहार में जो ये माहौल बना रहे हैं कि घृणा को बो रहे हैं, जिसमें हिंसा हो, किसी तरह एक जो चुनावी इनका नैया डूब रही है उसको कैसे बचाएं, ये साफ जाहिर हो रहा है बिहार में जिस तरह के बयानबाजी हो रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं सिरसा साहब को ला रहा हूं बीच में, अकाली दल से हैं सिरसा साहब। आप तो दिल्ली में रहे हैं सिरसा साहब, आपने तो 84 दंगों के बारे में जितना आप जानते हैं शायद कम ही लोग जानते होंगे। सिरसा साहब जरा बताइए, क्या मोदी जी का आज के दिन 84 दंगों का मुद्दा उठाना गलत है? बिहार में वो भी क्या गलत है? देखिए, मैं तो इस बात के लिए जवाब मेरे पास नहीं बन पा रहा
1984 का अगर कोई मुद्दा उठाता है उसके ऊपर इतना बवाल क्यों है? मैं तो ये भी और जनता दल यूनाइटेड से भी यह क्यों नहीं 1984 का मुद्दा उठाते? क्या हम इनके कुछ नहीं लगते? क्या सिख इनके अपने नहीं है? क्या हमारा से इनका कोई भेदभाव है? आज अगर सोनिया जी जाके राष्ट्रपति जी से मिली हैं, उनको लगता है कि इतनी इनटॉलरेंस हो रही है देश के अंदर, तो क्या उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनके सिख भाई बहन भी इस देश में रहते हैं? 31 साल से वो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, 31 साल बाद ही वो हमारी बात को उठा लेते। बड़ी हैरानगी की बात है, हमारी इस छोटी सी बात को अगर देश के प्रधानमंत्री ने अगर किसी मंच पर ये कह दिया तो विपक्ष के लिए यह भी दर्द है कि सिखों की भावनाओं को क्यों उजागर किया गया, यह भी दर्द की बात बन चुकी है। मेरे को ये कहते हुए भी बहुत दुख और खेद हो रहा है, जो अपने आप को लिखारी बताते हैं, जो लेखक बताते हैं, जो चित्रकार बताते हैं, जो फिल्मों के प्रोड्यूसर या जो अदाकार बताते हैं, जो आज अवार्ड लटाते फिर रहे हैं, मेरा तो दिल करता है ऐसे लोगों की किताबों को आग लगा देनी चाहिए। अरे 1984 में भूल गए आप? 10-10 हजार लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ, आप में से किसी की आवाज ना निकली। और आज आपके एक मित्र का कत्ल होने से आपने दुनिया को पलट कर रख दिया। क्या हम आपके अपने नहीं है? क्या इस देश के अंदर जवाब दीजिए, स्थितियां बन गई? पवन जी पहले आप जवाब दीजिए। आपको पवन जी, पहली बात तो मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं आपको कि 1984 की हमने पूरी तरह से निंदा की थी। कोई ऐसे सभ्य समाज का निंदा नहीं करने से बात नहीं बन सकती। और हम आज भी चाहते हैं कि जो उसके लिए जिम्मेवार थे वो कानून के शिकंजे में उन्हें सजा मिले। हम चाहते हैं ये, और हम ये भी चाहते हैं कि 2002 की भी वैसी, चाहने और करने में अंतर है। इसलिए आप 2002 की बात क्यों कर रहे हैं? हम 1984 की आज बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 1984 की बात करी, आप एक बार 1984 की बात कीजिए। आप नहीं, मेरी विनती सुनिए। आप पवन जी 1984 की एक बार बात करें, हमारे दिल पर कम से कम थोड़ी सी मरहम लगा दीजिए। आप 2002 की बात क्यों करना चाहते हैं? आपका जब विषय 2002 का आएगा तो खूब करिएगा, हम भी आपके साथ आकर करेंगे। लेकिन जब 1984 की बात आती है, आप दूसरे दंगों को जोड़कर हमारे जख्मों के ऊपर और मिर्च क्यों लगाने का काम करते हैं? आप स्पष्ट रूप पर क्यों नहीं कहते कि 1984 के दंगों को हम किसी दंगों के साथ नहीं जोड़ते? वह दंगे नहीं थे, वह कत्लेआम था। वह दो जातियों के अंदर, दो धर्मों के अंदर नहीं दंगे कराए गए थे। वह केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी होमे को, अपने अहंकार को करने के लिए सिखों का कत्लेआम किया था। ठीक है, ठीक है सिरसा साहब, ठीक है सिरसा साहब, पवन जी कह रहे हैं कि वो तैयार है, लेकिन पवन जी आप कह रहे हैं आप ये निंदा करने को तैयार, आप एक लाइन में निंदा करने को तैयार हैं, लेकिन बरसी पर मोदी जी ने अगर 84 के दंगे याद कर लिए, बरसी पर आप कह रहे हैं कि नहीं याद करना चाहिए। सिरसा साहब कह रहे हैं क्यों नहीं याद करना चाहिए? मैं नहीं कह रहा कि आप बात मेरी समझिए मानक जी। मैं आप कहिए तो इस प्रोग्राम पे 10 दफे दोहराता हूं कि 84 निंदनीय था जो हुआ, और हमें पूरी हमदर्दी है। मैं उसके साथ जब बीजेपी उसके तुलना में या कांग्रेस उसकी तुलना में 2002 का जिक्र करते हैं, मैं उसकी भी निंदा करता हूं, क्योंकि जो 2002 में हुआ वो भी बिल्कुल निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि इस अतीत में जो हुआ जिसकी हम निंदा करते हैं, क्या वो कोई कारण बन सकता है कि जो आज मौजूदा हालात हो रहे हैं उन पर कोई टिप्पणी? ठीक है पवन जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से पहले संबित पात्रा क्विक कमेंट अगर करना चाह रहे हैं, ब्रेक लेना है। संबित पात्रा, देखिए मैं दो छोटी छोटी चीज बता दूं। पहली बात तो है पवन वर्मा जी अगर 2002 की बात करते हैं तो आज उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि 2002 अगर धब्बा था जिसको कि क्लीन चिट मिल चुका है नरेंद्र मोदी जी को, तो आप उस समय क्यों बने हुए थे? आपको तुरंत अपने आप को हमसे अलग कर लेना चाहिए था। ये जो सिलेक्टिविज्म है, अपॉर्चुनिज्म है, ये ठीक नहीं है। ये आज लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी आप बैठ गए हैं, ये अपॉर्चुनिज्म नहीं चलेगा आपके हिसाब से। दूसरी बात है, मैं एक अहम बात पुनिया जी को याद दिलाऊं, 2014 के चुनाव से पहले एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू देते हुए इनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि हाँ 84 के दंगों के कुछ जो आरोपी हैं वो अब भी कांग्रेस में मौजूद हैं, वो अब भी मौजूद हैं, तो आप लोग उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए प्रेसिडेंट से क्यों नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, आप उस पर आंदोलन ठीक है, पुनिया साहब से जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 84 के दंगे से क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को फंसा दिया है, और दूसरा यह भी कि कांग्रेस को असहिष्णु बताकर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से आज के माहौल में बचना चाह रहे हैं। बहस जारी है, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।
आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 84 दंगे के मुद्दे से क्या मोदी ने कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है और क्या कांग्रेस को असहिष्णु बताकर खुद अपनी जिम्मेदारी से मोदी जी बचना चाह रहे हैं? संबित पात्रा, ये तो आप भी मानेंगे कि इतने दिनों से, जब से देश में ये माहौल बना है, एक सेकंड में आ रहा हूं पुनिया साहब, एक सेकंड में बस संबित पात्रा से जरा ये सवाल पूछ लूं कि इतने दिनों से, जब से ये माहौल बना है, तब से मोदी जी नहीं बोले इस पे। ठीक है, आज बरसी है 84 दंगों की, उसे उठा सकते हैं, लेकिन वो भी बिहार में जाके, और मकसद क्या सिर्फ पोलराइजेशन है और पोलराइजेशन है? जो इंटॉलरेंस है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो माहौल है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं से उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, कौन सा माहौल खराब है देश का? मैंने तो आपको बोला, जो लोग बोल रहे हैं माहौल खराब है और हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन गया है, आप सुबह टेलीविजन ऑन कर दीजिए, सुबह से ही वो हमारे खिलाफ बोल रहे होंगे। अरे सुबह से आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन गया। मोदी जी को न जाने किन किन शब्दों की उपाधि दी गई है, कोई उन्हें फासिस्ट कह रहा है, कोई उन्हें हिटलर कह रहा है, और कुछ तो ऐसे शब्दों का और ऐसे जुमलों का प्रयोग किया गया है जो मैं चैनल पे बताना भी नहीं चाहूंगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ऐसे में कहना कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, देश में माहौल खराब है, इससे ज्यादा खराब नहीं लगता। मैं दो चीजें और पूछ लेता हूं। देखिए, कलबुर्गी जी की हत्या कर्नाटक में हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दादरी की घटना यूपी में हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या तमाम लोग ये डिमांड करते हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब था तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए? ये सजेशन वो प्राइम मिनिस्टर को दें कि आप राष्ट्रपति शासन इन दोनों स्टेट में लगा दीजिए, वहां कानून की व्यवस्था बिगड़ गई संबित पात्रा, उस पर प्रधानमंत्री चिंता करेंगे। ये बातें हम पहले भी कह चुके हैं, आपके मुंह से ये हम तर्क पहले भी सुन चुके हैं, तो फिर आज पीएम मोदी को कांग्रेस के बारे में ये बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? पहले क्यों नहीं बोले इतने दिन से, और आज क्यों बोले ये बात? अरे हार्दिक, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि नवंबर 2 है, बरसी है, स्वाभाविक रूप से बरसी के दिन हमने हैं दिवंगत आत्माओं को, तो आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। इनटॉलरेंस का जो मुद्दा है, इनटॉलरेंस का जो वर्ड है, ये उनके मुंह से पहली बार सुनने को मिला है। इतने दिन से ये माहौल चल रहा है, पहले नहीं बोले। और जैसे पुनिया साहब कह रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं किया, न दादरी पे बोले, न कलबुर्गी की हत्या पे बोले, और अब इंटॉलरेंस पे भी बस ये कह के निकल गए कि वो लोग हमें लेक्चर ना दें। नहीं, दादरी पे नहीं बोले, कौन कहता है? तो पुनिया जी मुझे लगता है सिलेक्टिवली सुन रहे होंगे। दादरी पे तो बोले कि ये घटना नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आप और देखिए, इनटॉलरेंस वर्ड का पहली बार मोदी जी ने प्रयोग किया, टॉलरेंस 3 बार बोला, इज, एम और आर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब ये क्या ग्रामर क्लास चलेगा अब कि ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग किया, वावेल का प्रयोग क्यों नहीं किया, अल्फाबेट को 3 बार क्यों बोला? इस प्रकार से थोड़ी होता है। ये प्रधानमंत्री का ऑफिस है या ग्रामर स्कूल है यहाँ पे? पुनिया साहब, पीएल पुनिया साहब, देखिए, एक तो मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि बिहार में चुनाव में इस मुद्दे को उठाना इनकी बदनीयती है। अब 31 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, इंदिरा जी की हत्या हुई थी, और उसी दिन जो इसी तरह से जो जघन्य अपराध हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया, वो उसी दिन हुआ था। 31 अक्टूबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुआ। उस सार्वजनिक कार्यक्रम में सरदार पटेल जी को याद किया गया, तारीफ की गई, करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और इंदिरा जी की शहादत को भी याद किया गया। लेकिन उन्होंने एक शब्द उस समय सिखों के खिलाफ जो दंगा हुआ था उसके बारे में चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? उस दिन चर्चा करनी चाहिए थी। अब 3 दिन के बाद आपको वहां पर इस्तेमाल करना था, इसलिए आप गुजरात में जाके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बदनीयती है, ये पूरी तरह से खारिज में करता हूं, गलत है। और जो संबित पात्रा साहब कह रहे हैं कि दादरी पे तो बोले, दादरी पे वो बोले, कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति लाने के लिए जो कदम जिन्होंने हत्या की उसके बारे में कुछ नहीं बोले। जो बयान दे के वहां आए, उनके मिनिस्टर बयान देते, उनके सांसद बयान देते, उनके विधायक बयान देते, उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहा। सिरसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सिरसा साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपका पुनिया। कहा गया कि साहब अमित शाह, सिरसा साहब मेरी बात पूरी करने दीजिए। अमित शाह के यहाँ पर कहा कि अमित शाह के यहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया और उनको कहा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं कहा गया कि इनको डांट फटकार लगाई गई उस समय सतर्क कहने के लिए। हो सकता है उनको शाबाशी दी गई हो कि बहुत अच्छा है, इसी तरह से लगे रहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे को 10 सेकंड दीजिए जरा, हम नहीं खराब कर रहे हैं, देश का माहौल आप खराब करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के द्वारा खराब किया जाता है। और मूडीज बोलते हैं क्या वो हमारे हैं? ठीक है, अब मैं उत्तर आरबीआई गवर्नर बोलते क्या हमारे हैं? मेघनाथ देसाई बोलते हैं क्या वो हमारे हैं? इसका उत्तर दे दूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के बयान हो रहे हैं, तो आप माहौल आप खराब करते हैं, हम खराब नहीं करते। संबित पात्रा, राजधर्म मोदी जी नहीं निभा रहे। हाँ। संबित पात्रा। अच्छा, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, अभी मैंने ऐसा बचकाना डिबेट जिसमें ये पूछा गया मोदी जी ने आज इंटॉलरेंस शब्द का प्रयोग और आज क्यों बोला, वो 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को क्यों नहीं बोला। देखिए, नयनतारा सहगल जी ने तो आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले अपना अवार्ड वापस किया था। सोनिया जी आज राष्ट्रपति से मिलने क्यों गई, उसी दिन क्यों नहीं चली गई शाम को? नयनतारा सहगल जी ने अवार्ड वापस, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे यहाँ टॉलरेंट हो जाइए, नहीं तो मैं अवार्ड वापस कर दूंगा। ऐसे मेरे पे मत चिल्लाइए, माहौल मेरा गला मत घोटिए प्लीज, मेरे को प्लीज सफोकेट मत करिए, मैं सफोकेट महसूस कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, जिस तरह से बोल रहे हैं, उस दिन नहीं चलेगी, जिस तरह से बोल रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, मैं अवार्ड वापस देखिए मानक जी, मैं अवार्ड वापस कर दूंगा। ऐसे होने से मैं अवार्ड वापस कर दूंगा, ये अच्छी बात नहीं। किसने दिया अवार्ड? टॉलरेंट अवार्ड किसने दिया आपको? कौन सा अवार्ड? आपको कौन सा अवार्ड है? वो रनिंग रेस में जीता था, रनिंग रेस में वो स्कूल में जीता था। मैं आपको सब कुछ थोड़ी बताऊंगा, आप शांत, वो है अवार्ड है, आप शांत होकर सुनिए। अब मैं माहौल मत खराब करिए। डिबेट चल रहा है, अन्य भागी है जिनको मोदी जी अवार्ड देते हैं, अब शांति से सुन लीजिए। हाँ, अरे पूरा विषय ही स्तरहीन है सर, डिबेट तो स्तरहीन होगा ही। नहीं, सुनिए, मैं इनको बोलता हूँ, पूरा विषय ही स्तरहीन है। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, हिंदुस्तान का माहौल इतना बढ़िया है, उसको खराब बताने वाले वो सबसे स्तरहीन है। एक सेकंड सिरसा साहब, एक सेकंड रुक जाइए। संबित पात्रा, एक सेकंड रुक जाइए, बार एक सेकंड। पूनिया साहब, संबित पात्रा, पवन जी, तीनों आप सुनिए। सिरसा साहब बोलेंगे अब सिरसा साहब से सुनिए जरा। अकाली दल के मनजिंदर सिरसा साहब देख रहे हैं आप, सब लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है। आपको भी लगता है ये मुद्दा नहीं है? मैं इन सबको, आपको लगता है सारे ही ढोंग कर रहे हैं इंटॉलरेंस पे? कहना चाहता हूं मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए आज का दिन ये कौम के लिए, देश के लिए बहुत दुखदाई है। जिस तरह के मजाक आप कर रहे हैं, जिस तरह की आप घटनाओं के ऊपर आप अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं देश को कि आप सेंसिटिव नहीं है देश के प्रति। आप बताइए, 1984 की घटना कोई किसी का छोटा जानवर मरने की घटना तो है नहीं, कोई एक आदमी का एक्सीडेंट में मरने की घटना तो है नहीं। हजारों बेगुनाह सिखों का कत्लेआम, बहुत बेअपती की गई औरतों की, हमारी बहनों की, सिरसा साहब आपसे एक सवाल पूछूं, क्या किया गया? हम सिरसा साहब आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानिएगा सिरसा साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 84 के दंगे को हम याद नहीं कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हमारे ख्यालात उनके साथ हैं, बिल्कुल पूरी तरह से, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, पीड़ितों के साथ हमारी हमदर्दी है। लेकिन एक बात बताइए, जो इंटॉलरेंस आज देश में फैल रहा है, सिरसा साहब आप तो खुद माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, खुद एक सिख हैं आप, मुसलमानों को लेकर जो माहौल बन रहा है, क्या आप उसको आप कंडेम नहीं करेंगे? उसके लिए मोदी जी को आप नहीं कहते कि वो राजधर्म उनको निभाना चाहिए, इसे किस तरह इंप्रूव करना चाहिए? एक पार्टी नहीं, पहली बात तो मैं कह रहा हूं, आप ये मत कहो मुसलमानों के लिए, मैं तो कह रहा हूं कि सभी मिनॉरिटीज के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक, मैं दोबारा से कहता हूं, सभी मिनॉरिटीज के साथ मजाक किया जा रहा है। केवल वोटों के लिए सभी लोग मिनॉरिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपनी वोटों को इकट्ठा करने के लिए मिनॉरिटीज को दरकिनार कर रहे हैं। यह एक परंपरा सभी पार्टियों के अंदर प्रचलित हो चुकी है। यह पार्टियां माने या न माने, लेकिन मिनॉरिटीज समझ चुकी हैं। लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम मिनॉरिटीज हैं, हमारी मजबूरी, हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप ये समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल हो गया सत्ता में आए हुए, हमसे कभी तक भी चिल्ला के इंसाफ की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने आज मंच से कहा, हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, इस 1.5 साल के अंदर कहां हमारे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की किसी ठीक है सिरसा साहब, चाहे वहां हमारी पार्टी हो, चाहे पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है सिरसा साहब। आपने कहा कि सारे के सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं माइनॉरिटीज के मुद्दे पे। पवन जी जवाब दीजिए, सारे ढोंग कर रहे हैं, सिरसा कह रहे हैं। लगता है हाँ, पवन जी सुन पा रहे हैं? पवन जी, सिरसा साहब हैं अकाली दल के, कह रहे हैं हर कोई ढोंग कर रहा है माइनॉरिटीज के मुद्दे पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा दिखता है आज
कि जो हिंदू अतिवादी संगठन है, जो हिंदू धर्म पर कलंक है, उनको संरक्षण आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहा है। और वो संरक्षण जो मिल रहा है उसके वजह से जो उन्होंने अभी माइनॉरिटीज के बारे में जो अपनी एंग्विश पेश की, मैं तो कहता हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हमारे तो बड़े आइकॉन थे शंकराचार्य, उन्होंने शास्त्रार्थ से, संवाद से अपनी बात को रखा और कई में जीत हासिल की। किसी पर स्याही नहीं फेंकी, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को जिंदा जला नहीं दिया। और प्रधानमंत्री की इन मामलों पर चुप्पी, ये बहुत ही गंभीर मामला है, वो कभी बोलते ही नहीं है। और इस वक्त बिहार में मैं बैठा हूं, मानक जी, मैं आपको बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं, जिस तरह से सुनियोजित ढंग से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की षड्यंत्र चल रही है, पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, भड़काऊ स्पीचेस दी जा रही हैं, एक खास समुदाय विशेष के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, अतिवादी हिंदुओं को संगठित किया जा रहा है केवल वोटों के लिए। अरे भाई, कल तो चुनाव वेस्ट बंगाल में होंगे, यूपी में होंगे और प्रदेशों में होंगे। बीजेपी अगर बिहार में हार भी जाए तो क्या देश को तबाह कर देगी? ये सवाल है हमारे सामने। डॉक्टर पात्रा, मैं इसका उत्तर दे दूं। हाँ, पहली बात तो है, अब देखिए, इन्होंने कहा अतिवादी हिंदू संगठन। इनके मुंह से कभी आप इस्लाम के लिए कुछ नहीं सुनेंगे। सिर्फ हिंदुओं को कोसना हो तो इनको बुला लीजिए, 24 घंटा पानी पानी पी पी के कोसेंगे, क्योंकि वहां वोट खराब हो जाएगा। दूसरी बात, आप तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप बहुत बड़े हैं, वो ठीक है, मगर मुझे अपना तर्क रखना दीजिए। 4 किताबें आपने कहा संरक्षण देने का काम भारतीय जनता, नहीं सर, किताबें लिखने से 2.5 अक्षर पढ़ने से हो जाता है ना। आपने शायद प्रेम का 2.5 अक्षर, कुछ तो समझिए, हिंदू धर्म है क्या? तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है। हिंदू धर्म है क्या? नहीं, मैं तो नासमझ हूँ, नासमझ को बोलने दीजिए, मुझे नासमझ को बोलने दीजिए, आप फिर उसके बाद मुझे समझा दीजिएगा। आपने कहा हिंदू, आप तो अवार्ड अपने रिटर्न करने के बाद करते तंज कसते हैं। यहाँ पे माहौल थोड़ा सा टॉलरेंट हो जाइए, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि मैं अपना अवार्ड रिटर्न कर दूंगा। सर, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए और सुनिए आप क्या करते हैं। आपने किसको संरक्षण दिया था याद है? यासीम भटकल हिंदू अतिवादी है। कौन सा अतिवादी है? यासीम भटकल को आप लोगों ने बिहार में पकड़कर भी इंटरोगेशन नहीं किया, छुपने की कोशिश भड़काने आपके एक ने, देखिए बीच में भड़काते हैं जी, मैं कंप्लीट बिहार के चुनाव पर बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल सकता हूं से भड़का रहे। मानक जी मैं बोल सकता हूं। आप बोल सकते हो पर झूठ मत बोलिए। नहीं, प्लीज शंकराचार्य ऐसे नहीं करते थे सर, शंकराचार्य ऐसे नहीं करते थे। वो ना तो इंक फेंकते थे, ना बीच में चिल्लाते थे, वो मुस्कुराकर दंड पकड़ के बैठते थे। प्लीज, झूठ कहते थे। हाँ, प्लीज पढ़ा है आपने शंकराचार्य को भी सुनते थे, प्लीज सुन लीजिए। नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप प्लीज गरीब झूठों को सुन लीजिए। आप आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, प्लीज बड़प्पन का परिचय दीजिए सर, बड़प्पन का परिचय। डॉक्टर पात्रा, टाइम खत्म हो रहा है, 10 सेकंड बात करिए ना, विषय में बोलिए। बिल्कुल समझे क्या इधर उधर की बात? कैसे बात करूंगा? आप विषय में बोलिए। कैसे बात करूंगा? आप लोग मेरे से, आप विषय में बोलिए ना। उम्र में बड़े होते हुए भी इधर उधर की बात करिएगा तो बात कौन क्या कैसे बात है? करेगा? क्या बात है? क्या इधर उधर की बात करते हैं आप? शांत, अरे इतने बड़े होकर छोटे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। करने का। अरे और आप बताइए क्या इस तरह से बात करते हैं? 4000 सीनियर साहब, हम अच्छे से एक दूसरे को सुन रहे थे, मेरे ख्याल से कोई एक बोले तो सुनना चाहिए। सिखों का अभी तक हम सुन रहे थे। पुनिया साहब, ये चलिए, मुझे लगता है इस तू में से हमारे दर्शक को भी कुछ नहीं मिल रहा, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा, टाइम भी खत्म हो गया है। डॉक्टर पात्रा, माफ करिएगा, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, फिर करेंगे इस डिबेट को, क्योंकि ऐसा लगता है जब तक बिहार इलेक्शन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये मुद्दा इसी तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, पीएल पूनिया, पवन वर्मा और मनजिंदर सिरसा। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए News 24।